वेलकम टू मैथ स्टान स्टूडेंट्स। मैथ स्टान में आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लासेस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर्स इन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सब कवर कर लिया है। तो उसके बाद हमारा जो एनिमल पोर्शन था वो भी हो गया था। आज हम करेंगे एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चंस ही अलग अलग डिस्कस करेंगे, और जैसे कि पहली क्लासेस में किया है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फोर जियोलॉजिकल पीरियड्स: क्वार्टिनरी, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड कैम्ब्रियन। Which one of the following options represents the correct arrangement of these geological periods from earliest to recent? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें चार जियोलॉजिकल पीरियड्स दिए गए हैं, और इसको हमने अर्लीस्ट टू रीसेंट, सबसे पुराना जो था वो पहले, फिर उसके बाद में जो आया, फिर उसके बाद में रीसेंट जो सबसे अभी नया नया है, वहां तक का हमने अरेंजमेंट शो करना है, ओल्डेस्ट से लेके रीसेंट तक का, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है, सबसे पहले जो था ना बेटा, वो था कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड था सबसे पहले, और इसका टाइम था अराउंड 540, 40 ले लो या 41 ले लो, टू 485 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इतना अराउंड था इसका टाइम, सबसे पहले आया था ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी। उसके बाद जो है ना, ये किसका पार्ट है, ये जो कैम्ब्रियन है ये पैलियोजोइक एरा का पार्ट है, ओके। उसके बाद आया था सी, हमारा जुरासिक। जुरासिक पीरियड आया था जो अराउंड 201 टू 145 मिलियन ईयर्स अगो था, और इतने साल पहले का था। और ये पार्ट था मीजोजोइक का, मीजोजोइक एरा का, ठीक है। मीजोजोइक एरा का मिडल पार्ट जैसे कहते हैं। उसके बाद आया बी ऑप्शन, क्रिटेशियस। ये 145 से अब लेके अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये भी था मीजोजोइक का, लेकिन ये फाइनल एंड पार्ट जो कहते हैं, फाइनल या एंड पोर्शन जो था ना, उसका था, एंड पोर्शन जो था उसका था, ओके। तो बचा क्या, लास्ट में अब ए की ऑप्शन बची है, ए। ए सबसे रीसेंट है, क्वार्टनरी। और ये अराउंड 2.5 कह लो या 2.6 कह लो, मिलियन ईयर्स अगो वाला सबसे इनमें से जो रीसेंट है, मोस्ट रीसेंट, ठीक है। ठीक है। तो इसमें जो है वो बनता है टेबल डी, सबसे ओल्ड पुराना, फिर सी, सी फिर बी, फिर ए, ठीक है। ये आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन, ये आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है बेटा, इन अ पॉपुलेशन that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive homozygote genotype of a trait Q is 0.04. The percentage of individuals homozygous for the dominant allele, तो हमें जैसे पता है कि पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2 PQ, ये जो है पूरी एक किसकी एक फॉर्मूला यूज होता है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, ठीक है बेटा। तो हमें Q की वैल्यू दी गई है, हमें होमोजाइगस अगर डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव की दे दी, तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे। हम करेंगे कि हमें किसकी वैल्यू दी गई है, Q की, ठीक है। तो Q जो स्क्वायर की, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है, तो Q स्क्वायर को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ Q, ठीक है। तो इसलिए Q स्क्वायर हमारे पास है बेटा 0.04। उसके बाद Q क्या आएगा फिर, वो तो आएगा ना अंडर रूट 0.04, और बाहर आ गया 0.2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने क्या निकालना है, डोमिनेंट अलील।
डोमिनेंट एलील है पी। और हमें ये भी पता होता है कि पी प्लस क्यू जो है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम ना 1 के बराबर आता है। तो पी क्या हो गया हमारे पास, 1 - 0.2 इक्वल्स टू 0.8। ये तो आ गया। ये अभी पी की वैल्यू आई है जस्ट, पर उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं आई। हमें परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस वो निकालनी है। अब देखो, अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास P जो है वो आ गया 1 - 0.2 इक्वल्स टू 0.8, तो हमने अब P स्क्वायर निकालना है। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 0.8 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 0.64। ठीक है बेटा। तो लास्ट में जो आता है परसेंटेज, उन्होंने कहा क्या फाइंड करो, परसेंटेज। तो परसेंटेज फाइंड करनी है अगर, तो हम क्या करेंगे, जो जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 64% जो है वो हमारी क्या है, डोमिनेंट इन होमोजाइगस है जो डोमिनेंट एलील के लिए, उसकी परसेंटेज है। तो आंसर विल बी 64, ए ऑप्शन। ठीक है, आ गया सबको समझ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस इन द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। पहले तो हमें पता है कि एवोल्यूशन जब हुई ना, तो उसमें हम ये भी बनते थे कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बन, पहले जब आता था कि एनऑक्सीजेनिक मटेरियल, एनऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर था, मतलब बिना ऑक्सीजन का। फिर आया ऑक्सीजेनिक। फिर हमने पढ़ा उसमें कि उसके बाद कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बनता है। फिर प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक सेल कैसे बनता है, ये सब हम करेंगे। तो उसी तरह वो कह रहे थे कि थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस में जो जो कि आती है यूकैरियोटिक सेल्स की ओरिजिन में, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। हमने देखना है इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका सर्कुलर खुद का डीएनए होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि माना जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनका अपना डीएनए होता है। और वो जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए, मतलब प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उसके सेम होता है। डीएनए है उसके सेम होता है। उसके बाद आता है बेटा सेकंड ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन लाइक अदर ऑर्गेनेलीज। तो ये गलत है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो यहीं से पता लग गया हमें ये गलत है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है बेटा कि डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अकर सिंक्रोनसली विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर जिनोम। तो बेटा ये जो डिवीजन है ना, होती तो है क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन, लेकिन सिंक्रोनस नहीं होती, नॉन सिंक्रोनस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन सिंक्रोनस नहीं होती है, एट द सेम टाइम नहीं होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद है डी ऑप्शन, राइबोसोम्स जो हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो बेटा ठीक है, इनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है ना, तो वो ऑब्वियस ये ऐसा माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होके बने हुए हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक के फीचर होंगे वही इनके होंगे। डीएनए भी इनका पिछला वाला है, सर्कुलर वाला जो बैक्टीरियल का है। और इनमें जो वहां 70s राइबोसोम था, तो इसमें भी 70s राइबोसोम होगा जो प्रोकैरियोटिक वाला होगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, 70s। उसके बाद जेनेटिक एनालिसिस ये शो करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज क्लोजली रिलेटेड टू सर्टेन प्रोटियोबैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया। और ये बात भी करेक्ट है कि बैक्टीरिया से बना, तो ऐसे शो करता है क्लोजली जो है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो है ना, ऐसा लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो अल्फा प्रोक्रोटिया के जो डीएनए है उसके क्लोजली रिलेटेड है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट क्या है, एक सी वाला इनकरेक्ट है और एक बी वाला। बी और सी जो है वो इनकरेक्ट है। ए, डी और ई ये जो है ना ये करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये बात आप देख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एवोल्यूशन एंड बिहेवियर में क्या आता है, द टेबल बिलो गिव्स डिफरेंट एराज। कॉलम एक्स जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट एराज के बारे में बताता है, और कॉलम वाई जो है वो हमें पीरियड्स के बारे में बताता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के। ठीक है, तो अब हमने देखना है, इनको मैच करना है कि क्या करेक्ट मैचेस दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है। ठीक है बेटा, तो करेक्ट मैचेस इसमें जो है
सबसे पहले हम करेंगे ओडोविशन। ओडोविशन जो है पीरियड, ये पेलियोजोइक में आता है बेटा। ओडोविशन जो है एरा, उसके अंदर क्या है, पेलियोजोइक एरा में आते हैं ये, पेलियोजोइक। ठीक है, इसमें एराज हैं, ये एरा है, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा है, ये एराज हैं। ये पेलियोजोइक एरा और ओडोविशन पीरियड, तो ये तो आता है इसमें, तो ए का तो हो गया थर्ड वाला। उसके बाद परमियन। परमियन जो है वो भी बेटा आता है पैलियोजोइक में, वो भी थर्ड है। और सी जो है पैलियोजीन, पैलियोजीन जो है बेटा वो सीनोजोइक में आता है, तो उसकी ऑप्शन है टू। और जो है डी क्रिटेशियस, वो आता है बेटा मीजोजोइक में। तो पहले ये दो जो है ना, परमियन और ओडोविशियन, ये दोनों पैलियोजोइक में है। जो पैलियोजीन है वो सीनो में है, और क्रिटेशियस जो है वो मीजोजोइक में है। तो ऑप्शन ये बनता है थ्री, थ्री, टू और वन। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन बनता है। ये हमारे थे ऑर्डर्स और एरास कुछ। ठीक है, उसके बाद अब आता है द टेबल बिलो। द टेबल बिलो लिस्ट कंडीशंस एंड देयर एवोल्यूशनरी या फिर बिहेवियरल आउटकम्स। तो एक तरफ हमें कंडीशंस और दूसरी तरफ उनके कारण जो एवोल्यूशनरी या बिहेवियरल रिजल्ट्स आए हैं, आउटकम्स आए हैं, वो दिए गए हैं। तो हमें देखना है कि क्या सही है और क्या नहीं। द कोऑपरेटिव ब्रीडिंग, द कोऑपरेटिव ब्रीडिंग मीडिएटेड बाय kin selection without physiological suppression of reproduction। एक है हार्मोनल रिप्रोडक्टिव सप्रेशन इन नॉन ब्रीडिंग फीमेल्स मीडिएटेड बाय एग्रेशन। एक है बाय पेरेंटल केयर। दूसरी तरफ पढ़ लेते हैं पहले। यू यू सोशल स्पीशीज सच एज नेकेड मोल रैट्स, हाई पैटर्निटी सर्टेनिटी, लो रिस्क ऑफ कोल्ड ड्राई, delayed dispersal and breeding of offspring such as in social birds। ओके बेटा, अब देखो कहते हैं जो ए है ना, कोऑपरेटिव ब्रीडिंग मीडिएटेड बाय किन सिलेक्शन, तो इसका ना थर्ड वाला है। क्योंकि देखो बेटा क्या होता है कि जो किन सिलेक्शन है ना, जब ये जो किन सिलेक्शन लिखा है, ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे क्या होता है, किन सिलेक्शन से कोऑपरेटिव ब्रीडिंग होती है, ये हमें पता है। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग होगी जिसमें ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ब्रीडिंग करके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना, ऑफस्प्रिंग हेल्दी होंगे, स्टे रहेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, हेल्प टू रेज सिबलिंग्स रेदर देन डिस्पर्सिंग। तो उनमें ना वो क्या करते हैं, रेज करते हैं, हेल्प सिबलिंग्स को रेज करने में तो वो हेल्प करता है। बट किन सिलेक्शन जो है किसके साथ जुड़ी होती है, डिलेयर्ड डिस्पर्सल। इमिडिएटली नहीं डिस्पर्सल हो सकता, डिलेयर्ड डिस्पर्सल के साथ। तो किन सिलेक्शन वर्ड आ गया, कोऑपरेटिव ब्रीडिंग है, लेकिन ऑफस्प्रिंग डिलेयर्ड डिस्पर्सल करेगा। तो ये तो हो गया वन। ठीक है, अब बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, होमो हॉर्मोनल। तो हॉर्मोनल का है यू सोशल स्पीशीज वाला बेटा। क्योंकि जो यू सोशल स्पीशीज जो होती है ना, इन यू सोशल स्पीशीज, तो इनमें जैसे कि हो गया नेकेड मोल रैट्स। तो बेटा ये एक डोमिनेंट क्वीन, इसमें जो एक इनमें एक डोमिनेंट जो क्वीन होती है ना, वो अग्रेशन को यूज करती है बेटा। क्या यूज करती है, अपना अग्रेशन यूज करती है टू हॉर्मोनली सप्रेस रिप्रोडक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट फीमेल्स। बेटा क्या होता है, अब क्यों हमने कहा, क्योंकि हार्मोनल रिप्रोडक्टिव सप्रेशन नॉन ब्रीडिंग फीमेल्स में मीडिएटेड बाय अग्रेशन। तो अग्रेशन किसका, तो ये कहाँ होता है, यू सोशल में। यू सोशल स्पीशीज जो होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है, जैसे कि नेकेड मोल राइट्स हो गए, तो उसमें जो डोमिनेंट पर्सन होगा ना, जो क्वीन जिसे कहते हैं, वो अपना अग्रेशन, गुस्से से अग्रेशन यूज करके क्या करेगी, हार्मोनली दूसरी फीमेल्स को, उनके रिप्रोडक्शन को क्या कर देगी, उनको रिप्रोडक्टिवली सप्रेस कर देगी, ताकि वही बन पाए। सबऑर्डिनेट फीमेल्स को रिप्रोडक्टिकली क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी, अग्रेशन यूज करके, डोरमेंट क्वीन। यू सोशल स्पीशीज में ऐसा होता है, ताकि अकेली वही रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है ना। और लास्ट बाइपेरेंटल जो है वो बचा हाई पेटर्निटी। तो फॉर बाइपेरेंटल में क्या होता है बेटा, हाई पेटर्निटी और लो रिस्क ऑफ कोल्ड ड्राई इन फॉर मेल्स।
तो बेटा इनमें क्या होता है ना, बायपेरेंटल केयर में हाई रेट होता है कि जो बच्चे हैं, फॉर अ मेल इंडिविजुअल, दैट द ऑफस्प्रिंग्स, जो बच्चे बनेंगे, जो न्यू यंग वंस बनेंगे, वो उसी के होंगे, ये हाई रेट होता है बेटा। ठीक है, दैट हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि ऑफस्प्रिंग्स जो हैं आर देयर ओन। तो इसका हाई रेट रहता है पेटर्निटी रेट का, कि मेल के ही हैं। ठीक है, पेटर्निटी रेट कि उसी के हैं ये हाई होता है। ठीक है, सर्टेनिटी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मेजर एरास फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो सबसे पुराने से लेके अभी तक के करेक्ट ऑर्डर लगाओ, कहते एरास का। एरास का, ठीक है। तो बेटा हमें पता है, हम ऐसे कैसे इसको लर्न कर सकते हैं, बड़े आर्कियोलॉजिकल काम जो होते हैं ना, एंशियंट बड़े आर्कियोलॉजिकल होते हैं, तो आर्कियन सबसे पहले, आर्कियन सबसे पहले आएगा। फिर आता है प्रोटीरोजोइक और फनेरोजोइक, फिर लास्ट में आता है। तो आर्कियोजोइक जो है ना, ये 4 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, ना कि मिलियन। प्रोटीरोजोइक जो है ना बेटा, 2.5 से लेके 541 मिलियन, 2.5 बिलियन से लेके 545 बिलियन मिलियन ईयर्स। लास्ट जो फनेरो है बेटा, वो फिर 541 से आगे लेके प्रेजेंट तक। तो ये आप याद रखो, मेजर मेजर जो एराज हैं बड़े वाले, ओल्डेस्ट सबसे है आर्कियन, जो क्या है 2.4 से 2.5, 4 बिलियन से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक, फिर 2.5 बिलियन से 541 मिलियन ईयर्स अगो तक प्रोटीरोजोइक। ठीक है, आर्कियन प्रोटीरो हो गया। फिर उसके बाद फनेरोजोइक, फनेरो 441 मिलियन से 541 से लेके प्रेजेंट तक, फनेरोजोइक एरा। ठीक है, फनेरोजोइक एरा। ओके जी। उसके बाद अब आता है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स गिल्ड को एवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज डिफ्यूज को एवोल्यूशन। ठीक है, ऐसी एक स्टेटमेंट कहते हैं, सिलेक्ट करो जो हमें गिल्ड कोएवोल्यूशन या फिर डिफ्यूज, जिसको हम कोएवोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में जो हमें बताए। पहली है, वन स्पीशीज यूजेज द अदर एज ए रिसोर्स। सेकंड है, टू स्पीशीज को इवॉल्व रेसिप्रोकली बट ओनली टू ईच अदर। थर्ड है, सेवरल स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन कोएवोल्यूशनरी इंटरेक्शंस। और फोर्थ है, स्पीशीज एस्केप्स एसोसिएशन फ्रॉम अ प्रीडेटर एंड डाइवर्सिफाइज लेटर, अ डिफरेंट प्रीडेटर अडेप्ट्स टू द होस्ट एंड डाइवर्सिफाइज। तो बेटा इसमें हम कहेंगे कि गिल्ड जो है ना, स्टेटमेंट जो गिल्ड को एवोल्यूशन को बताती है, वो है बेटा कि गिल्ड जो होता है ना, गिल्ड को एवोल्यूशन को डिफ्यूज, डिफ्यूज क्या होता है, एक हमने ऐसे ही पढ़ना हो, जब गैसेस होती हैं, एक ये गैस ए है, ठीक है, इसके बीच में सेपरेशन अभी, और गैस बी है, इसके ये, लेकिन जब हम इनको मिक्स कर देंगे, ये गोल गोल वाले हो गए, और ये ऐसे ऐसे वाले, ये सब डिफ्यूज होएगा ना, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ना इनकी, डिफ्यूजन हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, है ना। डिफ्यूज का मतलब इंटरमिक्सिंग, तो वो बहुत सारी मिलके इकट्ठी हो जाएंगी, इंटरमिक्स हो जाएंगी। उसी तरह डिफ्यूज से याद रख लो, सेवरल स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन को एवोल्यूशनरी इंटरेक्शंस। जब एक से ज्यादा सेवरल स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, तो वो मिक्स ही होंगी ना एक दूसरे में, डिफ्यूज होंगी ना वो, तो सेवरल वाली ही डिफ्यूज होंगी, ऐसे याद रखना। एक से ज्यादा सेवरल, बहुत सारी स्पीशीज जब एक एक तरह के सेम टाइम पे एवोल्यूशनरी इंटरेक्शंस शो करें। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटेशियस, select the geological time where some of the major events like an increase in marine diversity, dominance of gymnosperms, diversification of synapsids, including the emergence of first dinosaurs and the first mammal-like forms occurred। देख लो, अब इसका मतलब मैं कोई भी अब एक नाम जो करेक्ट है वो बताऊंगी, उसके ये सारे फीचर्स हैं। ऐसा जियोलॉजिकल टाइम बताइए, कहते हैं जब कुछ मेजर इवेंट्स जब हुए थे, जैसे कि मरीन मरीन जो पानी में समुद्री जीव जो हैं उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, पहला तो ये। जिम्नोस्पर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, उनका डोमिनेंस आ गया बाकी प्लांट्स के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साइनेप्सिड्स बढ़ गए बहुत ज्यादा, इंक्लूडिंग द इमर्जेंस, पहले डायनासोर्स का आना, और पहले मैमल लाइक फॉर्म्स का आना जब हुआ था। तो बेटा ये इसका जो आंसर है हम देखेंगे, पहले तो हम डिस्कस करें अगर। 1 मिनट बेटा। तो इसका आता है बेटा, सबसे पहले तो है जो फर्स्ट डायनासोर्स हैं, ये कब अपेयर हुए थे, ये अपेयर हुए थे लेट ट्रायसिक में। लेट ट्रायसिक जो है ना बेटा, अराउंड अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 235
से 230 मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म्स का आना है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, तो वो हुआ था यूजली आफ्टर परमियन एक्सटिंक्शन। जब परमियन का एक्सटिंक्शन हो गया था तो ट्रायसिक आ गया था ना, एक्सटिंक्शन हो गया था। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं जैसे कि कॉनिफर्स और साइकड्स, ये क्या हो गए थे, साइकड्स वगैरह क्या हो गए थे, बड़े ही ज्यादा डोमिनेंट हो गए थे। ठीक है बेटा। उसके बाद मैमल लाइक फॉर्म्स जो है ना बेटा, मैमल लाइक फॉर्म्स, फर्स्ट ट्रू मैमल्स लाइक जो है वो इसी पीरियड के दौरान, ट्रायसिक पीरियड के दौरान, बेटा ट्रायसिक के दौरान ही इवॉल्व हुई थी। तो इसका आंसर ना ट्रायसिक है। इसका आंसर क्या है, ट्रायसिक है। ट्रायसिक के दौरान फर्स्ट डायनासोर्स भी अपेयर हुए। जिम्नोस्पर्म्स जो साइकड्स कॉनिफर्स हो गए ये भी ज्यादा डोमिनेंट हो गए। मैमलाइक फॉर्म्स भी अपेयर हो गई, तो ये सब होने लगा। ठीक है बेटा, ट्रायसिक इसका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद अब आता है कि द टेबल बिलो एनलिस नेम ऑफ साइंटिस्ट, एक एक तरफ साइंटिस्ट के नाम है, दूसरी तरफ उनका किस फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो है। तो हमने ये बताना है। ओके बेटा। अल्फ्रेड वेलिस। तो अल्फ्रेड जो था वेलिस, ऐसे याद कर लो, बड़ा वेला बंदा था तो एवोल्यूशन पे लग गया। क्या क्या बदलाव आते हैं, वेले वेले नोटिस करता क्या। उसके बाद कॉनरैड, कॉनरैड जो था उसने इथोलॉजी की थी। जोसेफ जो बैंक था बेटा, जोसेफ बैंक, उसने बॉटनी की। वो बॉटनी का फेमस, बॉटनी का जो है वो बोटानिस्ट है। कैप्टन कुक का जो फर्स्ट वॉयज था उस पे उसने किया था। उसके बाद जो विल्सन है बेटा वो सोशियोलॉजी को है। और रॉबर्ट मैक आर्थर एंड ईओ विल्सन दोनों ने मिलके जो है वो आइलैंड, लास्ट क्या बचा, आइलैंड बायोग्राफी, वो की। मैं फिर से बताती हूँ, हम ऑप्शंस करते हैं। जो एल्फ्रेड है ए, उसने किया बेटा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे काम। बी कॉनरेड जो है उसने इथोलॉजी पे, थर्ड। सी जो है जोसेफ बैंक्स, तो बी से बैंक्स, बी से बॉटनी, तो उसने बॉटनी का काम किया, बॉटेनिस्ट था वो बहुत अच्छा। ईओ विल्सन जो था उसने सोशियोलॉजी पे काम किया, और रॉबर्ट ने और विल्सन ने मिलके जो है वो आइलैंड बायोजियोग्राफी पे काम किया, इसके बारे में उसने नॉलेज बांटी। ठीक है, सर्च की। तो ये आपके हो गए ये आंसर्स। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है कि गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज दैम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट से लेके रिसेंट तक। तो अब हमें एवोल्यूशन ऑफ मैन पे क्वेश्चन आया कि हमने पढ़ा था ना, होमोसेपियंस, निएंडरथल्स, इरेक्टर्स, होमो हैबिलिस, है ना, रामापिथिकस, आर्कियोपिथिकस, ये जो थे ये एवोल्यूशन के हिस्से थे। तो सबसे पास्ट इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से सबसे पास्ट से सबसे रिसेंट तक को हमने लगाना है। तो सबसे पास्ट वाला जो है बेटा, एक मिनट। ओके। तो बेटा सबसे पहले जो आया वो था होमो हैबिलस, ए ऑप्शन। ठीक है, होमो हैबिलस आए थे। और ये अराउंड जो बेटा आए थे, ये आए थे 2.4 से 1.4 मिलियन ईयर्स अगो लगभग। उसके बाद आए बेटा डी ऑप्शन, होमो इरेक्टस। और ये अराउंड आप कह लो होमो इरेक्टस जो है 1.9 मिलियन साल से, ठीक है, साल से कुछ 11 लाख या 1,10,000 ऐसे कुछ साल पहले आए थे। ठीक है। उसके बाद बेटा ए हो गया, फिर डी हो गया। उसके बाद आएगा सी, होमो निएंडरथलेंसिस। ये आए थे बेटा, होमो निएंडरथलेंसिस जो हैं आज से लगभग 4 साल पहले आए थे। और उसके बाद जो 4 लाख साल पहले, और उसके बाद लास्ट आया होमोसेपियंस, जो वी आर होमोसेपियंस, तो हम सबसे रीसेंट हैं। उसके बाद क्या आ गया, होमोसेपियंस, हम सबसे रीसेंट हैं। और होमोसेपियंस जो है वो आज से कोई 3 लाख साल पहले। ठीक है बेटा, 3 लाख ईयर्स हो। तो सबसे पहले इसमें से होमो हेबिलस, फिर इरेक्टस, फिर निएंडरथालिस, और फिर आता है होमोसेपियन, होमोसेपियंस। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो है ए डी सी बी, ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद आता है अब बेटा द फ्लिपर्स ऑफ द penguins एंड द डॉल्फिन। The flippers of the penguins and the dolphins are the example of.
ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो बेटा ये जो है ना, ये एक तरह की एवोल्यूशन है, या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो जब हमें पता है कि फ्लीपर्स जो हैं बेटा, पेंगुइन्स के और डॉल्फिन्स के, ये किस में हेल्प करते हैं? तो बेटा ये दोनों ना स्विमिंग में हेल्प करवाते हैं। दोनों का कॉमन फंक्शन है। कॉमन, कॉमन फंक्शन दोनों का। ठीक है, लेकिन है तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है दोनों का, डिफरेंट है। ठीक है बेटा, लेकिन कॉमन फंक्शन है। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स हैं, क्या है? एनालोगस। एनालोगस बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसमें पीछे से स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट कन्वर्ज हो गया आगे आगे। पीछे से ये डिफरेंट थे, लेकिन ये आगे आके क्या हो गए बेटा? कन्वर्ज हो गए, ठीक है। पीछे से ये डिफरेंट थे, आगे आके ये क्या हो गए? कन्वर्ज हो गए बेटा। इसलिए इसको कहा गया ऐसे। एक मिनट। तो पीछे से अगर हम देखें तो डिफरेंट थे, आगे आगे कन्वर्ज हो गए और सेम फंक्शन करने लगे। ठीक है, और सेम फंक्शन स्विमिंग है, तो ये कन्वर्ज हो गए ना, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो बेटा कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, और इनमें से चारों में से कोई एक है जो अफेक्ट नहीं करेगा हार्डी वेनबर्ग्स। तो बेटा फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्या बताता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ये एक ऐसी स्टेट के बारे में हमें बताती है जब एक अलील एंड जीनोटाइप जो है की फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताता है कि एक पॉपुलेशन में जो जीन और अलील की जो फ्रीक्वेंसी जो है, वो क्या है, कैसे जो है वो रिमेन रहती है स्टेबल। स्टेबल रहती है ओवर जनरेशंस, जनरेशन ओवर जनरेशन। ठीक है। फॉर और ऐसी इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए, स्टेबिलिटी रहने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होनी होती हैं। फॉर द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की स्टेबल रहे ओवर जनरेशन एलील्स और जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। और जो अदर जो फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, तो बेटा इसमें जो है ना, विल नॉट अफेक्ट कहते, जो अफेक्ट नहीं करेगा, विच ऑफ द, जो अफेक्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम लेके आना है, स्टेबिलिटी। तो कांस्टेंट जीन पूल अफेक्ट नहीं करेगा ना, ये तो नहीं भी आता तो हम दिमाग लगा लेते। विल नॉट अफेक्ट, अब हमने स्टेबल रखना है तो कांस्टेंट जीन पूल रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ जितने एक पर्टिकुलर जीन पॉपुलेशन के जीन्स थे उतने अगर रहे, ना ही कोई वेरिएशन आ रही है, तो मतलब कांस्टेंट है तो स्टेबिलिटी रहेगी। तो इट मीन्स कांस्टेंट जीन पूल इफेक्ट नहीं करेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये क्या करता है बेटा? ये चेंज कर देता है लील की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। माइग्रेशन भी क्या करती है? या माइग्रेशन से इंट्रोड्यूस होगा नया जीन, या जहां से छोड़ के जा रहा है वहां से रिमूव होगा। ठीक है बेटा, रिमूव होगा। तो वो भी क्या करेगा? वो जो रिमूव हो रहा है बेटा, वो अलील्स को डिस्टर्ब करेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी वेरिएशंस आएंगी। तो इससे बेटा क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो नहीं इफेक्ट कर रहा, जो नहीं डिस्टर्ब कर रहा, वो कौन सा है बेटा? वो है, वो कौन सा बेटा? कांस्टेंट जीन पूल। ओके, कांस्टेंट जीन पूल जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा तो अब हम करते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन जैसे किया कि हार्डी वेनबर्ग का जो अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम, वो था कांस्टेंट जीन पूल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मैच करो लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ। ठीक है बेटा, तो एक तरफ हमें एरास दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें लिस्ट टू में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसके दौरान डोमिनेंट थे या ज्यादा थे, आए थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। तो बेटा इसका सबसे पहले जो है मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा को ना हमें पता है,
एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, ठीक है। और एज ऑफ रेप्टाइल्स जिसके दौरान बर्ड्स भी आए थे, फर्स्ट अपियर भी हुए थे। फर्स्ट जो अपियर हुए थे बर्ड इसी के दौरान हुए थे। तो इससे तो एक ही ऑप्शन लग रही है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, तो मीजोजोइक का थर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीरोजोइक। तो प्रोटीरो वर्ड से ही जैसे लग रहा है प्रोक्रियोट्स टाइप, प्रो वाले बंदे अभी शुरू हुए हैं अभी, प्रोटीरो ट्रीरो शुरू वाले, तो बेटा इसमें लोअर इन्वर्टेब्रेट्स आएंगे, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी वाले, इसमें सॉफ्ट बॉडी के मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो आए थे, ठीक है। उसके बाद आता है सीनोजोइक। तो सीनोजोइक में ना बेटा मैमल्स आए थे, ठीक है। उसके बाद आया था बेटा पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक में ऑब्वियसली एक ही बच्चा, नहीं भी अगर आता हो तो एक ही बच्चा। पैलियोजोइक में जो है बेटा इनको एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। रेप्टाइल्स की मीजोजोइक कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स, और एज ऑफ जो है फिशेस वो कहा जाता है पैलियोजोइक को, एज ऑफ फिशेस। इसमें जो कि देवोनियन आया था पीरियड, पैलियोजोइक एरा और देवोनियन जो पीरियड इसमें था फिशेस का था, ठीक है। और राइज हुआ था फर्स्ट एम्फीबियंस का। दूसरी तरफ यहाँ मैमल्स की बात हम जब करें ना बेटा, तो सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स भी इसमें आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि मीजोजोइक जो है वो बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स, प्रोटीरोजोइक लोअर इन्वर्टेब्रेट्स, सीनोजोइक मैमल्स, और पैलियोजोइक फिश एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है कि जो एनिमल है सीलेकेंथ, द एनिमल सिलोकेंथ caught in South Africa is an example of vertebrate transition from। तो एक ना सीलेकेंथ कह लो, क्विलेकेंथ, जो भी इसने बोला, वैसे मैं तो सीलेकेंथ ही कहूंगी, सीलोकेंथ। ये पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका में, और ये एग्जाम्पल किसकी है? वर्टेब्रेट के ट्रांजिशन की। कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुई बेटा? तो ये किसकी ट्रांजिशन शो करता है? फ्रॉम फिश टू एम्फीबिया की। फिश टू एम्फीबिया की ट्रांजिशन ये शो करता है, फिश से एम्फीबियंस कैसे बने, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिखाता है कि आइडेंटिफाई करो बेटा, आइडेंटिफाई करो द फॉसिल ऑफ अ मैन हु शोड द फॉलोइंग करेक्टर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई करो बेटा कि फॉसिल एक मैन का जो आपको फॉलोइंग करेक्टर शो करेगा, ठीक है बेटा। तो एक इसमें आता है, सबसे पहले ब्रेन कैपेसिटी बताई गई है जिस ऑर्गेनिज्म की, क्या है जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 1400, ठीक है, सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स। दूसरा ये हाइड्स का इस्तेमाल करता अपनी बॉडी का, बॉडी को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। किसका इस्तेमाल करता है? हाइड्स का। तो मतलब हाइड करता अपनी बॉडी को, मतलब वेल नोन ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जो क्लोथिंग वगैरह का, क्लोथ्स वगैरह का इस्तेमाल करने लगे थे, क्लोथिंग वगैरह का, ठीक है। दूसरा आता है बरीड देयर डेड बॉडीज। तो इन्होंने अपनी डेड बॉडीज को भी जो है बेटा बरी करना शुरू कर दिया था, तो ये आते हैं निएंडरथल। बेटा क्या आता है इसके अंदर? निएंडरथल मैन। ओके बेटा, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। इसमें ये क्या है कि इनकी 1400 सेंटीमीटर क्यूब से लेके अराउंड 1400 से 1500 तक की इनकी एक तो ब्रेन की कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी। दूसरा इन्होंने क्लोथिंग का, फर्स्ट ऐसे थे, फर्स्ट एवर वेल नोन जिनको फर्स्ट माना जाता है जिन्होंने एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल करके, एनिमल स्किन का इस्तेमाल करके अपने आप की स्किन को हाइड करना शुरू किया। और फिर आता है ये वन ऑफ द फर्स्ट में थे, जो बेटा वन ऑफ द फर्स्ट में थे जो क्या करते थे, जिन्होंने अपनी डेड बॉडीज को बरी करना शुरू किया, और इसके एविडेंसेस जो थे वो भी देखे गए थे, ठीक है। तो ये निएंडरथल्स की है। कौन है ये? निएंडरथल्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू
पहली स्टेटमेंट है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये अगर ना पता हो तो हमने पीछे अभी किया कि ये होमोलोगस थे या एनालोगस थे, अभी मैंने अभी करवाया जिसमें इसके ऑप्शन थी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम था, इनका डिफरेंट था लेकिन आगे जाके कन्वर्ज हो गए, मतलब सेम फंक्शन शो कर रहे हैं दोनों का, स्विमिंग का ही है। दूसरा है एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट, ये तो अभी मैंने बताया। स्वीट पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। उसके बाद जो है होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। चाहे होमोलॉगी है या एनालॉगी है, ये हमें कॉमन एंसेस्ट्री दिखाते ही दिखाते हैं, तो बेटा ये तो गलत ही हो गया, एनालॉगस होते हैं ये। जिनमें कॉमन फंक्शन, सेम फंक्शन कह लो, सेम फंक्शन हो जाता है इनका, और ये इनके क्या होता था, स्विमिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एनालोगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट के कारण, बिल्कुल ठीक। स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों एनालॉगी, सेम फंक्शन, स्टोरेज का, वही स्टोरेज करना। ठीक है, पोटैटो बन गए, सोलन बन गए बेटा। लेकिन पीछे से अगर कहना हो तो डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो जो है बेटा वो रूट की मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो जो है बेटा वो किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट की। स्वीट पोटैटो जो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है, लेकिन अगर आप पोटैटो कहोगे, पोटैटो तो वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है। उसके बाद होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, यस। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो जिनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है पीछे से, पीछे से वो सेम है। बेसिक मतलब पीछे से कॉमन एंसेस्टर से वो आए हैं, आगे जाके वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के, जैसे कि हॉर्सेस में लेग्स, उनकी फोरलिम्स रनिंग में हेल्प करती हैं, हमारे में वॉकिंग में हेल्प, वेल में स्विम करने में हेल्प करती हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस हो गए। लेकिन हाँ, इनके सबके अगर बेसिक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने हैं, करेक्टर देखने हैं, बेसिक एनाटॉमिकल वगैरह, तो आप देखोगे सिमिलैरिटी आएगी, कॉमन एंसेस्ट्री शो करती है। तो गलत क्या था, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत था। अब आता है क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, क्या नेचुरल सिलेक्शन के कारण, क्या वो सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण, लगातार कॉन्टिन्यूस जीन माइग्रेशन होने के कारण, या फिर म्यूटेशन के कारण। तो जो ड्रिफ्ट है ना, हमेशा जो ड्रिफ्ट आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, वो सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण आता है। मतलब सडनली पॉपुलेशन जो है वो एक जगह से कहीं और चली गई, तो जहां से छोड़ के गई उसमें भी कमी आ गई, और जहां जाके सडनली ऐड हो गई उसमें एडिशन आ गई, तो अचानक से वेरिएशन आ जाना, इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है, उसको कहते हैं। सडन पॉपुलेशन माइग्रेशन अक्सर क्या करती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट लेके आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन डार्विनियन टर्म्स, डार्विन की लैंग्वेज के रिलेटेड अगर हम देखें, इन डार्विनियन टर्म, व्हाट डज फिटनेस रेफर टू। तो फिटनेस का क्या मतलब होता था, पहला ऑप्शन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गेविटी। तो इनके इनके में ना, हम यूजुअली अगर देखें तो उसी टर्म में नहीं जाना कि जिसमें उसका मतलब लिखा है कि फिटनेस मतलब स्ट्रेंथ होगी, नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड है द एबिलिटी टू विथस्टैंड इमोशन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कि इन्वायरमेंट का जो आसपास जो स्ट्रेस है उसको सहने की क्षमता, टॉलरेंस को कहते हैं, कैपेसिटी को, पावर को। थर्ड, रिप्रोडक्टिव फिटनेस एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, कि वो रिप्रोडक्टिवली कितना फिट है और कितने ऑफस्प्रिंग्स, न्यू यंग वंस को, न्यू बॉर्न्स को पैदा कर सकता है। या फिर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, कितनी बीमारी से लड़ने की रेजिस्टेंस, क्या मतलब है डार्विन की लैंग्वेज में। तो डार्विन की लैंग्वेज में जो क्या कह रहे हैं हम, ये फिटनेस का मतलब है ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और नंबर ऑफ क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस एक तो मैं कहूंगी, और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये आएगा, ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, किसने ये थ्योरी दी थी जिसमें हमें पता चला था एक्वायर्ड करेक्टर्स एक होते एक्वायर्ड, एक होते शुरू से।
ठीक है। तो जो शुरू से ही हो वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हो गए, जो हमें मिले हैं पहले से। एक्वायर्ड होते हैं आफ्टर बोर्न, बाय बर्थ नहीं, जन्म से नहीं, जो बर्थ के बाद इन्वायरमेंट से जब हम आते हैं तो उसमें चेंजेस के दौरान उसके कारण जो हमारे में नए बदलाव आते हैं उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। किसने ये थ्योरी दी थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का भी इनहेरिटेंस होता है, ये भी जो हमें बाद में मिलते हैं आफ्टर बर्थ, जो हमारे में चेंजेस आते हैं वो भी इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं। ये किसने थ्योरी दी थी? तो बेटा ये दी थी जीन बैप्टाइस्ट लमार्क ने। किसने दी थी? ऑप्शन बी, जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क ने कहा था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसको लमार्किज्म भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको लमार्किज्म भी कहा जाता है। और ये अपना इसने 1809 में कुछ वर्क किया था, फिलोसफिकल जोलॉजिकल ऐसा कुछ। उसने किया था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजिकल कैरेक्टर्स जो है, जो इसने वो भी अपनी लाइफ टाइम के दौरान जो एक्वायर किए अपने जीवन के दौरान, वो भी बच्चे में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसने ये कहा था। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपरेन एंड हेल्डेन, अकॉर्डिंग टू ओपरेन एंड हेल्डेन कॉन्सेप्ट या थ्योरी, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज, पहले तो एनारोबिक था, है ना? ओपन पहले बड़ा ही एनारोबिक, तो रिड्यूसिंग ही होगा फिर, ऑक्सीजन नहीं होती थी ना हमारे प्रिमिटिव, सबसे पहले जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था ना बेटा। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो क्या था? विदाउट ऑक्सीजन, O2। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या था? रिड्यूसिंग था। क्या नेचर था उसका? रिड्यूसिंग, ऑक्सीजनिक नहीं था, एनऑक्सीजनिक था, रिड्यूसिंग था। ओके। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वाज नॉट यूज्ड इन द क्लासिक 1953 मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट तो हम 11 12 9 से पढ़ते आए हैं, मेन है ये हमारे एवोल्यूशन में, क्योंकि इसने बताया था कि जो पहला एटमॉस्फेयर था वो एनऑक्सीजेनिक एटमॉस्फेयर जो था, उसमें कैसे जो है वो अमोनिया वगैरह बना था, जो भी हुआ था। तो बेटा उसमें जो था उसी ने बताया था, तो तब ऑक्सीजन नहीं होती थी, तो बस ऑक्सीजन नहीं होती थी, अमोनिया था, मीथेन बनी थी, वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स तक थे, बट नो ऑक्सीजन वाज देयर मिलर यूरे के एक्सपेरिमेंट में उसने। तो बस फिर ऑप्शन सी, एनऑक्सीजनिक थी ना कंडीशंस, तो ऑक्सीजन नहीं थी शुरू शुरू में। उसके बाद विच जियोलॉजिकल एरा, विच जियोलॉजिकल एरा इज मार्क्ड बाय रैपिड इमर्जेंस, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है, ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल फाइला। कहते हैं ऐसा कौन सा जियोलॉजिकल एरा था जिसके जिसको किससे माना जाता है कि बड़ी ज्यादा इमर्जेंस हुई थी, कैम्ब्र मतलब बड़ी ज्यादा मात्रा में एक मल्टी सेलुलर एनिमल का जो फाइलम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसके दौरान। तो वो इसके ऑप्शंस हैं पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और आर्कियन। तो इसका आंसर है ए, पैलियोजोइक एरा। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो था ये अराउंड 441 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था। ठीक है। जिसमें बिगिनिंग हुई थी पैलियोजोइक एरा की। और ये पीरियड में रैपिड डाइवर्सिफिकेशन देखने गई थी, बहुत सारे मतलब ओल्ड लाइफ इसको एक तरह का कहा जाता था, बहुत सारे एनिमल के फाइलस जो थे ना वो इसके दौरान आए थे बहुत सारे, तो इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट, करेक्ट एवोल्यूशनरी सीक्वेंस इन द फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स। तो अब ना कुछ एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एवोल्यूशन ऑफ मैन, एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट पे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, तो उसी में से जो हॉर्स का एवोल्यूशन है, जैसे हम कहते हैं इक्वस कहते हैं, तो उसमें क्या आता है सबसे पहले? तो उसमें सबसे पहले जो हिप्पो आता, हिप्पस आता है ना, मतलब हॉर्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, सबसे पहले वाला था इयो हिप्पस। ठीक है, सबसे पहले था इयो हिप्पस। इयो हिप्पस जो था को डॉन हॉर्स भी कहा जाता है, डॉन हॉर्स। ठीक है। तो उसके बाद आता है, पहले ये आया था, उसके बाद आता है मीजो हिप्पस। ठीक है बेटा। मीजो हिप्पस जो है ये लार्जर था देन
इयोहिपस। इयोहिपस से बड़ा था। और इसका डिफरेंस क्या था? जो इयोहिपस था, इसके मल्टीटोड फीट थे। और जो मीजोहिपस था, ये थ्री टोड था। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड था मेर्सी मेरी मेरी मेरिखिप्पस। मेरिखिप्पस जो था, ये बड़ा ही ट्रांजिशन फेज था, इन्होंने शो किया था मेरिखिप्पस ने ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसके? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग लाइफ की तरफ। जिससे क्या हुआ, जो इसके थे ना, ये इसके कुछ हद तक कुछ स्पेशलाइज्ड टीथ थे। इसमें ना स्पेशल टीथ आ गए। लेकिन इसमें और ग्रेजिंग और बड़ी, जिसके कारण मर्सी हिप्पस में और कॉम्प्लेक्स टीथ आ गए। कॉम्प्लेक्स टीथ। ठीक है। और जो फुट साइज है वो डोमिनेंट सेंट्रल वाला रह गया। डोमिनेंट सेंट्रल वाला, सेंट्रल टो। सेंट्रल का जो है वो टो, बस वो मेन रहा, लेकिन टीथ और कॉम्प्लेक्स हो गए क्योंकि ग्रेजिंग बढ़ने लगी ना। ग्रेजिंग बढ़ने लगी। और लास्ट आता है इक्वस सीकर, जो प्रेजेंट किया अभी। इक्वस। तो ये मॉडर्न जीनस है जो आजकल चल रहे हैं हॉर्सेस। मॉडर्न जीनस। ठीक है। और इक्वस जो है, उसमें सिंगल हूफ ही होती है। अगर आपने उसके पाँव में भी देखा हो, सिंगल हूफ होती है, लेकिन लार्ज साइज होता है। ये मॉडर्न है। ठीक है बेटा। मॉडर्न है। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन बी, ईओ, मीजो, मर्सी और इक्वस। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल एवोल्यूशन असर्ट्स दैट, क्या जो कंसेप्ट है न्यूट्रल एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन जो न्यूट्रल है, जिसे वर्ड दिया गया है, वो किस पे जोर देता है? क्या बताता है हमें? तो ऑप्शन ए जो है वो है, मोस्ट एवोल्यूशनरी चेंजेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल आर कोज्ड बाय रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ म्यूटेंट अलील्स। क्या कहते, जो ज्यादातर जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, मतलब बायोमोलिकुलर, प्रोटीन लेवल पे, न्यूक्लिक लेवल पे, ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो हो रहे हैं, क्या वो वो हैं, कोज होते हैं, कहते कि म्यूटेंट अलील्स जो होते हैं उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन जो है वही सिर्फ फोर्स है जो सिर्फ किसकी? एवोल्यूशनरी चेंजेस की। मतलब एवोल्यूशनरी चेंजेस जो बदलाव आ रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, है ना, तो क्या सिर्फ वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही? दूसरा, एवोल्यूशन ओनली अकर्स इन न्यूट्रल इन्वायरमेंट्स। क्या सिर्फ न्यूट्रल इन्वायरमेंट जिनमें कुछ नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, सिर्फ उसी में ही एवोल्यूशन होती है? या फिर म्यूटेशंस आर ऑलवेज डिलीटरियस, मतलब कि जो म्यूटेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ खतरनाक ही होती हैं, नेगेटिव ही होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती? तो इनमें से जो कॉन्सेप्ट है बेटा न्यूट्रल एवोल्यूशन का, वो ये बताता है कि ज्यादातर जो एवोल्यूशनरी चेंजेस मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं वो किसके कारण आते हैं? जब वो म्यूटेंट अलील्स का जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या? अचानक से सडनली कोई चेंज आ जाना, वेरिएशन आ जाना, ठीक है, माइग्रेशन के कारण। तो बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, कि न्यूट्रल एवोल्यूशन बताती है कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस एट मॉलिक्यूलर लेवल आर कोज्ड बाय रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स दैट शो लिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स दैट शो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर शोन बाय। अब कहते एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे में क्या होना? लिंक होना। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे से क्या होना? लिंक होना आपस में। ठीक है बेटा। वो क्या शो करता है? लिंक बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स क्या शो करता है? ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ऑब्वियसली अब ये था, ये इसका कोई लिंक होगा आगे, इनका एक दूसरे के साथ लिंक होगा, ऐसे ना कोई ऐसे तीसरा का, ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस क्या है, ये इसका भी इसके साथ भी शो होगा, लिंक्स हैं जो क्या बताते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का ब्रांचिंग पैटर्न बताते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा शो होता है? तो बेटा ये एक तरह का, अगर ब्रांचिंग पैटर्न कह रहे तो ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज ही हुए, जो फैमिली ट्रीज के जो जेनेटिक वाले साइंटिस्ट होते हैं, वो फैमिली ट्रीज बनाते हैं, पैडाग्री, है ना, पैडाग्री एनालिसिस करते हैं।
पेडाग्री कह लो या पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, फैमिली चार्ट पूरा कहीं निकालेंगे कि देखेंगे इनके एंसेस्टर्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो नहीं था जिसके चांसेस है कि वो आगे आ सकता है, ऐसे कुछ करके। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न, ऐसे रिलेशनशिप भी निकालना, जो भी है फाइलोजेनेटिक ट्रीज इसका आंसर है। ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो ऐसी कौन सी चीज है कहते जो एवोल्यूशन का सोर्स नहीं है, जिससे मतलब कि एवोल्यूशन नहीं होती, नई स्पीशीज नहीं बनती, बदलाव नहीं आते। इनहेरिटेंट जेनेटिक डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ड्यू टू हेल्थ, डिफरेंसेस ड्यू टू एज, नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसमें जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनहेरिटेड जेनेटिक डिफरेंसेस हो गए, या हेल्थ के कारण जो डिफरेंसेस आ जाने, या एज के कारण, इन सब का रोल जो है वेरिएशन लेके आने में है। ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है पॉपुलेशन में। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद आता है द एक्सपेरिमेंट दैट साइमुलेटेड कंडीशंस, the experiment that simulated conditions thought to be present on the early earth। ऑब्वियसली देखो पहले ही बता दिया, तो हमने सिर्फ नाम देना है इसका, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसने क्या किया था, लैब में वैसी कंडीशंस तैयार की जो प्रिमिटिव अर्ली अर्थ में, प्रिमिटिव अर्ली अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर थी उसकी थी। तो वो एनऑक्सीजेनिक कंडीशन थी मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट से, जिससे हमें पता चला था कि कैसे पहले की चीजों से जो है ये जो इनऑर्गेनिक सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये बने थे। ठीक है। ठीक है, ये क्या था, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था। क्या था, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है प्राइमोडियल सूप इज ए सेट। प्राइमोडियल सूप क्या है बेटा, इज ए सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशंस ऑन एंशियंट अर्थ फर्स्ट प्रपोज बाय। तो इसके द्वारा एक ना हाइपोथेटिकल सूप थ्योरी यहाँ कह लो एक बताया था, जो कि किसके बारे में था, कि जो जो हमने पहले अर्थ पे सोची थी उस पे जो जो कंडीशंस थी वैसी वो कंडीशंस ऐसे, कि प्राइमोडियल सूप क्या है, वो कंडीशंस का मिक्सचर है जिसके अंदर वो सारी कंडीशन सोची गई जो एंशियंट अर्थ पे होती थी। तो ये जो था अलेक्जेंडर ओपेरिन, साइंटिस्ट क्या था, अलेक्जेंडर ओपेरिन, उसने किया था। तो इसने क्या थ्योरी की और सजेस्ट किया, जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो बिगिन हुई थी इन ओशियंस। और किसके थ्रू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आने शुरू हुए, चेंजेस, या कह लो ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंजेस या ग्रेजुअल एवोल्यूशन होना कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की। ओके। ठीक है। तो उसको उसने दे दिया था कि जो मॉलिक्यूल्स कैसे, जैसे एक सूप में, इन अ सूप ऑफ, कि ओशन को कैसे उसने डिस्क्राइब किया, सूप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद में ग्रेजुअल चेंजेस होते रहे और एवोल्यूशन होती गई। ठीक है। उसके बाद है हॉटस्पॉट। चलो ठीक। उसके बाद जो है एग्जाम्पल ऑफ अ होमोलोगस ऑर्गन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस और होमोलोगस और एनालोगस। तो बेटा होमोलोगस में बेसिक डेवलपमेंट डिफरेंट है, पीछे से मतलब डिफरेंट है, आगे आके सेम फंक्शंस हो गए, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज होके सेम फंक्शन हो गए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन होमोलोगस में क्या होगा, ऐसे होगा, ये क्या है कि कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन कॉमन जो था बेसिक, जो स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कॉमन है, आगे आगे डिफरेंट हैबिटेट के कारण इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, फंक्शंस हो गए।
डिफरेंट क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। तो ये डाइवर्जेंट नेचर शो करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ये कन्वर्जेंट, ठीक है, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो उसके बाद आता है द, ऑप्शंस पढ़ते हैं आप पहले। द आर्म ऑफ अ ह्यूमन और विंग ऑफ अ बर्ड। अच्छा, विंग ऑफ एन इंसेक्ट और विंग ऑफ अ बर्ड, लेग ऑफ अ डॉग, लेग ऑफ अ स्पाइडर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए है, और वो क्यों है? बिकॉज देखो पीछे से जो हम देखें ना, आर्म ऑफ ह्यूमन, या हम देखें विंग ऑफ बर्ड, तो इनमें जो बोन्स का अरेंजमेंट है वो सिमिलर है दोनों में। जो ह्यूमन में है वो सिमिलर है बर्ड्स के, ठीक है। जो ह्यूमंस का, वो कॉरस्पॉन्ड करता है बर्ड के विंग में जो है। तो जिससे वो क्या शो करता है कि ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। बट अलग अलग हैबिटेट होने के कारण इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। विंग्स का फ्लाई में, और जो आर्म है उसका क्या है, आर्म्स जो है वो हम विंग्स फ्लाई करने में उनको हेल्प करते हैं, लेकिन हमारी जो आर्म्स हैं वो होल्ड करने में, कैप्चर करने में हेल्प करती हैं हमें, ठीक है, चीजों को कैप्चर करने में, होल्ड करने में, ठीक है। तो ये जो था आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, कहा जाता है ह्यूमंस का जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर है वो क्या है? तो बेटा जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर जो ह्यूमंस का है, हम पढ़ के देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज, तो जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑप्शन है पैन, ट्रोग्लोडाइट्स, होमो निएंडरथालेंसिस, लेम्योरोइडिया और ड्रोमेसियोरस, ड्रोमेसोरस। तो इसका आंसर जो है वो है पैन ट्रोग्लोडाइट्स। पैन ट्रोग्लोडाइट्स को लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये आज तक का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है कई औरों से। ह्यूमंस और चिंपैंजीज जो है ना वो शेयर करते हैं कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, ह्यूमंस के साथ साथ चिंपैंजीज, वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। और दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर है वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 6 to 7 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, ठीक है, बिफोर ये, क्योंकि पहले सेम ही एंसेस्टर से थे 6 to 7 मिलियन ईयर पहले, उसके बाद ये सेपरेट हुए अलग अलग लाइनेजेस में, ठीक है। और वो है पैन ट्रोग्लोटाइट्स, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द क्लास, ये आज की क्लास का एंड है। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एवोल्यूशन के क्वेश्चंस ही नेक्स्ट क्लास में कैरी करके तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो है इतना ही, रुक जाइए।